और आधार कार्ड में अगर कोई चीज चेंज करवाना है, जैसे बहुत लोग का जो 12th की मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट पे जो डेट ऑफ बर्थ है, माता पिता के नाम है, खुद का नाम है, अगर कोई चीज एरर हो गया है आधार कार्ड में तो उसको अभी सही करवा लीजिए। मैंने क्लिक किया तो देखिए मेरा जो हिस्ट्री मेरा जो कोर्स है वो आ गया। देखिए मैं थोड़ा सा और साइड देखिए ये कोर्स आ गया, मैंने ऐसे क्लिक किया मैं देखिए मेरे सारे सब्जेक्ट आ गए, हिंदी इंग्लिश सब आगे। हाँ उस पर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके चैनल में। मेरा नाम है शक्ति कुमार सिंह, आपके सीयूटी वाले भैया। और ये वीडियो बेसिकली उस टॉपिक के ऊपर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बिफोर एग्जाम्स का तो मैंने सारा टॉपिक मैंने कवर करवा दिया, लेकिन आफ्टर एग्जाम्स क्या करना है और जो लोग बीएचयू टारगेट कर रहे हैं उन लोगों को क्या करना है, जो गलती मैंने की वो गलतियां आप ना करें। और 5 से 6 मिस्टेक 10 मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। मैं इसमें ये नहीं लेके चलो कि 1 मिस्टेक 2 मिस्टेक 3 मिस्टेक, और लोगों की तरह नहीं, जितनी मिस्टेक्स मैंने की और जो हो सकती है आप लोग के द्वारा, क्योंकि बहुत लोग का तो मतलब ये सब फेस करने का फर्स्ट टाइम है। तो इसीलिए मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं अपना आप लोग को चैनल दिखा दूं। देखिए ये मेरा करंट स्टडी चैनल है और इस पे मैं देखिए जनरल टेस्ट से रिलेटेड अभी मैं पूरे के पूरे टाइम सिर्फ 1 शॉट मैराथन ही अपलोड कर रहा हूँ। देखिए ये मेरा आज का 1 शॉट है और इन सब में करंट अफेयर्स भी इंक्लूड किया हूँ, स्टैटिक भी इंक्लूड है और जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो सारे इस मेरे वीडियोस में हैं। और सब वीडियोस का लेंथ बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि मैं भी जान रहा हूँ कि अब लास्ट टाइम पे आप लोग अगर पढ़ने बैठ जाएंगे, याद करने बैठ जाएंगे तो टाइम नहीं है। दिन भर में 7 से 8 घंटा पढ़िए, सीयूटी आप लोग का निकल जाएगा। और सीयूटी में मेन इंपॉर्टेंट जनरल टेस्ट, डोमेन और लैंग्वेज ही होता है, जिसमें लैंग्वेज का आप लोग का 200 मार्क्स है तो सिर्फ 100 मार्क्स वो जोड़ा जाएगा। और अगर डोमेन आप लोग 200 दे तो डोमेन में तो नंबर अच्छा आ जाता है, लेकिन जनरल टेस्ट इसलिए हार्ड हो जाता है क्योंकि इसमें मैथ्स भी रहता है, रीजनिंग भी रहता है, जीके, जीएस, करंट अफेयर और साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सिर्फ जनरल टेस्ट थोड़ा हार्ड हो जाता है और मुझे भी जनरल टेस्ट ही हार्ड पड़ा था। और मैंने जनरल टेस्ट को कैसे कवर किया, क्योंकि मैं भी मैथ्स में बहुत वीक था, लेकिन मैंने कवर कर लिया ना, इसलिए मैं जनरल टेस्ट के ऊपर ही सिर्फ और सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए मेरा चैनल है, मैंने इस पे सारे करंट अफेयर इंक्लूड मैंने सारे वीडियो बनाए। और ये क्या बोलते हैं, जो आया था लेटेस्ट न्यूज हमारी आई थी सिटी इंटीमेशन की, सिटी अलॉटमेंट की, वो मैंने इसमें डाल दिया। अब एडमिट कार्ड आएगा उसमें मैं बता दूंगा एडमिट कार्ड में क्या क्या करना है। अब हम लोग मेन चलते, जिस दिन आप लोग का एग्जाम पड़ेगा उस दिन हम लोग को क्या क्या करना है। तो देखिए मान लीजिए 15 तारीख को आप लोग का एग्जाम है, तो आप लोग को 2 पेन लेके जाने हैं, क्योंकि ओएमआर वाला भी होने वाला है। ठीक, तो 2 पेन लेके जाने, सिर्फ ब्लू, उसके अलावा और कोई नहीं। ब्लू पेन लेके जाइए, साथ में अपना ओरिजिनल आधार कार्ड, और आधार कार्ड में अगर कोई चीज चेंज करवाना है, जैसे बहुत लोग का जो 12th की मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट पे जो डेट ऑफ बर्थ है, माता पिता के नाम है, खुद का नाम है, अगर कोई चीज एरर हो गया है आधार कार्ड में तो उसको अभी सही करवा लीजिए। 6 से 7 दिन का टाइम, इसलिए मैं 6 से 7 दिन पहले बना रहा हूँ। 6 से 7 दिन का टाइम है, अभी सही करवा ले तो फिर डायरेक्ट एग्जाम में आप लोग को बैठने नहीं दिया जाएगा, तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फोटो अगर चेंज नहीं है, फोटो बचपन वाली फोटो चेंज करवा दीजिए। क्यों? क्योंकि ये चीज मेरे साथ भी हुई है। मैं क्या बोलते हैं, अपना जो मेरी फोटो है आधार कार्ड में, वो मेरी बचपन की फोटो है, मतलब बहुत ज्यादा पुरानी, लेकिन जब उस टाइम में मेरे ख्याल से 10-12 साल का था, उस टाइम की मेरी फोटो है। तो वो फोटो से जो वेरीफाई कर रहा था, उसने पहली बार में बोले कि नहीं तुम्हारा नहीं, मैं तुमको एग्जाम नहीं दे दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा चेहरा मैच रहा था उसमें, मेरी दाढ़ी वाड़ी नहीं थी और मेरी दाढ़ी आ गई, मतलब बियर्ड आ गई है। तो उसने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जो अंदर बैठे थे भैया, उन्होंने तुरंत मुझे बुला लिया, नहीं आओ तुम अपना बायोमेट्रिक करवाओ। तो आधार कार्ड पे अगर कोई, सबसे पहली गलती, जो आधार कार्ड पे आप लोग का कोई भी एरर है, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कुछ भी, वो सब तुरंत चेंज करवा लीजिए। फोटो चेंज करवाना जरूरी है, 3 महीने की पुरानी कोई भी फोटो या फिर करंट की फोटो अपने उसमें डलवा लीजिए। और दूसरा, सेंटर पे पेन आप लोग को सिर्फ 2 लेके जानी है, पेन 2 लेके जानी, और खुद की पासपोर्ट साइज फोटो 5 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है। कितनी? 5 पासपोर्ट साइज, और करंट की फोटो होनी चाहिए, 3 महीने पुरानी फोटो होनी चाहिए। ठीक, 5 लेके जाना। और उसके बाद जब मैं पूरा बता दे रहा हूँ कि आप लोग को कैसे कैसे क्या क्या करना है। सेंटर पे आप लोग पहुंचेंगे, फर्स्ट एंट्री होगी, सेकंड पे आप लोग का बायोमेट्रिक होगा। ठीक, तो उस दिन कोशिश करेंगे कि आप लोग नहा के जाए, नहा के नहीं जाएंगे बायोमेट्रिक नहीं अच्छा नहीं आएगा। और बहुत लोग का जो दिवाली में पटाखा ज्यादा फोड़ते हैं, तो उन लोग का ये सब हल्का इन सब उंगलियों का फिंगरप्रिंट गायब हो जाता, नहीं आता है। तो इन सब के लिए आप लोग को पहले मतलब नहा के जाना, रेडी करके जाना सब कुछ। बायोमेट्रिक करवाएंगे, बायोमेट्रिक करवाने के बाद आप लोग को एंट्री करने के लिए आएगा। एंट्री करने के लिए वहां पे जूनियर्स ही रहते हैं, लेकिन वो एंट्री कराना बहुत जरूरी। वो एंट्री अगर आप लोग नहीं करवाएंगे तो आप लोग भले एग्जाम भी आप लोग दे दें तो उसका नंबर काउंट ही नहीं किया जाएगा। वो एंट्री बहुत जरूरी। उस एंट्री में फोटोज भी लगती। अच्छा, ये पुराना रूल था कि फोटोज उसमें लगती थी, मैं लेके गया था, हो सकता है इस बार चेंज हो जाए, क्योंकि सीयूटी ने अपना सिलेबस भी चेंज कर दिया, बहुत सी चीजें चेंज की है। हाँ, लेकिन हो सकता है कि वेरिफिकेशन करने का जो प्रोसेस वो यही हो। 5 में से 2 फोटोज लगेंगी, और इसलिए मैं दो फोटोज लगते हैं, इसलिए 5 फोटो बोल रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए अगर एक्स्ट्रा जरूरत पड़ गई इसलिए, तो 5 फोटो आप लोग पासपोर्ट साइज लेके जाइएगा वहां पे। और वहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा
कि वहां पे जो दो दो कॉलम रहता है, तो दोनों कॉलम में साइन करने में जो साइन है वो आप लोग को एक ही साइन करना है, जो हर जगह जो आप लोग अपने अपने सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म में किया है, जैसे वो जो साइन वही साइन उसमें भी करना सेम। अगर आप लोग ने पूरे, जैसे मान लीजिए मेरा नाम है शक्ति कुमार, ठीक, तो मैंने जो शक्ति कुमार मैंने पूरा का पूरा लिखा था, तो वही सेम चीज आप लोग को उस दिन भी साइन करना वेरिफिकेशन में, उसके बाद रजिस्ट्रेशन को उसमें भी वही साइन ही डालना और वही सेम फोटो डालना, नहीं तो आप लोग का फॉर्म ही एनटीए तुरंत रिजेक्ट कर देगा, एडमिशन प्रोसेस से पूरा पूरा बाहर हो जाएगा, भले ही आप लोग ऑलरेडी नेट टॉप कर जाए। तो थर्ड मिस्टेक ये हो गई। फिर फोर्थ मिस्टेक हम लोग ये आते हैं कि जो भी यूनिवर्सिटी अपना रिजल्ट निकाले पहले अपना रजिस्ट्रेशन करो। जैसे पिछले साल डीयू ने पहले सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोले थे, 4 दिन का था, उसके बाद 4 दिन के अंदर आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना रहता है। बीएचयू सिर्फ 10 दिन के लिए खुला था, उसके बाद बीएचयू ने खोला था, लेकिन 10 दिन के लिए खुला था, बहुत लोग नहीं रजिस्ट्रेशन कर पाए थे। तो रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसको बहुत अच्छे से फिल करना है। मतलब अगर बीएससी आप लोग का फर्स्ट है कि बीएससी जूलॉजी नहीं तो बॉटनी करना है, तो उसको फर्स्ट पे रखना है, ठीक। उसके बाद नीचे करते करते जो कोर्स, जितने कोर्स आपको पसंद में आते हैं 10 से 15 कोर्स डाल दीजिए। अगर बीएचयू का रजिस्ट्रेशन करें, प्रीफरेंसेस एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीफरेंसेस। अगर मान लीजिए आप लोग का फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ तो ऐसे करते सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, 8 राउंड में बीएचयू रिजल्ट निकलता है। 8वें राउंड तक आप लोग का मान लीजिए आप लोग का किसी न किसी कोर्स में निकल जाएगा। तो प्रीफरेंसेस जितने कोर्स हो जाए उतना कोर्स आप लोग को उसमें इंप्लीमेंट करना ही, इम्पोज करना है, डालना ही डालना है। दूसरी चीज, जो फोटो लगाएगी वही सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म वाली फोटो ही लगेगी, वही साइन ही लगेगा। और आधार कार्ड जो लगेगा वो अगर कोई भी एरर है तो तुरंत रजिस्ट्रेशन से पहले से ही कर लीजिए, नहीं तो फिर आप लोग यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन होंगे तब आप लोग बहुत परेशान हो जाएगा। और बीएचयू ऐसा यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है कि उसमें एडमिनिस्ट्रेशन इतना वीक है, इतना वास्ट है कि छोटी सी चीज गलती होती है तो उसमें आप लोग को 20 से 30 जगह दौड़ना पड़ जाता है। तो अगर आधार कार्ड में कोई भी दिक्कत है तुरंत उसको सही करवा लीजिए। और दूसरा अब पांचवा मिस्टेक क्या है कि मैंने जो उसमें बैंक अकाउंट डालना रहता है, तो मैंने जो उस टाइम मेरा बैंक अकाउंट नहीं था, पिछले साल की बात हो, तो मैंने बैंक अकाउंट अपने पिताजी का डाल दिया, मैंने अपने पापा का डाल दिया था। और क्या हुआ कि उसमें वो मुझे दुकान वाला, मतलब जो साइबर वाला था, वो भी यही बोला कि बस एक फॉर्मेलिटी है कि बैंक अकाउंट एक डालना है, तो मैंने डाल दिया। उस टाइम मेरा नहीं था, मैंने पापा का डाल दिया। और अभी मैंने अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था, यूपी स्कॉलरशिप, तो यूपी स्कॉलरशिप में आधी स्कॉलरशिप जो मुझे मिली है वो मेरे अकाउंट में आ गई। और उसके बाद पोर्टल पे उस पर दिखाता है ना, जो यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल, उस पर आपका लॉग इन करेंगे तो दिखाएगा कि आपका जो पैसा कितना मिला है, कब मिला है, किस डेट पे मिला है, कौन से अकाउंट में गया है, और वो वेरीफाई करवाया जाता है एनपीसीआई के द्वारा। तो एनपीसीआई वेरीफाई करवाना बहुत जरूरी है। तो उसमें क्या था कि रजिस्ट्रेशन के टाइम मैंने अपने पापा का वो दे दिया था, बैंक अकाउंट दे दिया था। और उसके बाद जो स्कॉलरशिप बाद में जो 5000 की स्कॉलरशिप आई है वो मेरे अकाउंट में आई नहीं, क्योंकि वो तो मेरे पिताजी का अकाउंट, 2 अकाउंट हो गया, तो उसने रिजेक्ट मार दिया। तो एक तरीके से मेरे साथ, मतलब मुझे जितना पैसा मिलना चाहिए, जितना स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, वो मुझे पूरी स्कॉलरशिप नहीं मिली। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरे बहुत से दोस्त उन सबके साथ हुआ, जिसमें से सिर्फ मेरे एक दोस्त को मिला है वो स्कॉलरशिप उसको, क्योंकि उसका उस टाइम पे एपीबी अकाउंट था, उसके अकाउंट में एनपीसीआई भी था, और एनपीसीआई से लिंक करवाना बहुत जरूरी है, आधार कार्ड भी लिंक करवाना बहुत जरूरी है। तो ऐसा कोशिश करिए कि आप लोग आजकल के अंदर 2 से 3 दिन के अंदर अपना खुद का एक सेल्फ बैंक अकाउंट खुलवा लें। 18 से प्लस आप लोगों, तो बैंक अकाउंट बहुत जरूरी है। और उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन कर लें तो रजिस्ट्रेशन के बाद प्रेफरेंस मैंने बता दिया, आधार कार्ड वाले बता दिया, फॉर्म एप्लीकेशन मैंने बता दिया। ये सब करने के बाद जब सबमिट वाला प्रोसेस आता है, तो सबमिट वाले प्रोसेस पे जो अलॉटमेंट टाइप पूरा रहता है, तो अलॉटमेंट में कौन कौन से कॉलेजेस चाहिए उसमें आप लोग सारे कॉलेजेस चूज करिए। अगर डीयू है तो डीयू में नॉर्थ भी चूज करिए, साउथ भी चूज करिए, ऑफ भी चूज करिए, इवनिंग, चारों कैंपस चूज करिए। और अगर बीएचयू से है तो अगर मतलब बीएचयू टारगेट कर रहे हैं तो मेन कैंपस, और अगर फीमेल मेल जितने भी एफिलेटेड आते हैं सब, वीसीडब्ल्यू, एएमपीजी जितने हैं सब राजीव गांधी जितने हैं, डीएवी, सब के सब उसमें इंपोज कर दीजिए, मतलब सब पे टिक मार दीजिए। नहीं टिक मारेंगे तो ऐसा होगा कि आप लोग को मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आप लोग को डीएवी ऑफर हो गया, ठीक, सेकंड राउंड में अगर कट ऑफ नीचे गया तो आप लोग को सट से मेन कैंपस ऑफर हो जाएगा। तो इसीलिए एफिलेटेड को बहुत लोग गलती करते हैं कि एफिलेटेड कॉलेज पर टिक करते ही नहीं, कह रहे मैं क्या करूंगा एफिलेटेड कॉलेज में जाके। मैंने भी सेम यही चीज किया था, लेकिन बाद में मैंने इसको करेक्ट करवा लिया था, करेक्शन पोर्टल में मेरे एक भैया थे, उन्होंने ऐसा बोला था कि सही, तो मैंने सही करवा लिया था। इसलिए मुझे पहले इकोनॉमिक्स की सीट ऑफर हुई थी, लेकिन इकोनॉमिक्स मुझे करना नहीं था, इसलिए मैंने उस सीट को विड्रॉ कर दिया। तो मुझे बाद में फिर एंशिएंट हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री ऑनर्स मुझे ऑफर किया था। तो जो लास्ट प्रोसेस हमारा, उसमें जब फॉर्म सबमिट रहता है तो उसमें जितने भी कॉलेजेस हैं एफिलिएटेड उसको सबको टिक कर देना। अब हम लोग जब बीएचयू में जब हम लोग का रिजल्ट निकल जाएगा, तो रिजल्ट निकलने के बाद क्या क्या करना वो हम लोग आपको बता रहा हूं। मैं अपना पोर्टल खोल के आप लोगों को दिखाता हूं क्या क्या करना है। 2 सेकंड का मैं टाइम लेना चाहता हूं।
देखिए ये हमारा पूरा बीएचयू का पोर्टल है। इसको मैं और ऊपर कर देता हूँ। ये पूरा पूरा डैशबोर्ड है हमारा। और ये कहा, ये हमारे आफ्टर एडमिशन जब मेरी क्लासेस चलने लगी तब ये पोर्टल बनता है। ये स्टूडेंट पोर्टल बोलते हैं। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी आप लोग का एक स्टूडेंट पोर्टल बनेगा, उस पे भी अलग ईमेल आईडी डालना, अलग पासवर्ड डालना है। इस पे भी अलग ईमेल आईडी डालना, जो मेन आप लोग की ईमेल आईडी वही डालना है। तो फिर ऐसा होता है कि अगर आप लोग एक ईमेल बहुत सारी जगह यूज कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे तो तुरंत रिजेक्ट कर देता है कि दीज ईमेल्स आर यूज्ड मेनी टाइम्स, ऐसे उसमें लिख देता है साफ साफ। तो और आजकल देख रहे हैं कि किस लेवल पे स्कैम हुआ होता है। तो इसीलिए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग एक अलग से एक मेन ईमेल आईडी अपनी बना के रखिए बीएचयू के लिए, डीयू के लिए, एयू के लिए, फिर और जो जितने भी यूनिवर्सिटीज आप लोग मतलब जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए तो जो रजिस्ट्रेशन का जो आप लोग का पोर्टल बनेगा वो कौन सा पोर्टल बनेगा, वो आप लोग का बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम पोर्टल बनेगा। ठीक, और जब आप लोग का एग्जाम मतलब जब सीट ऑफर हो जाएगी, ऑफर होने के बाद आप लोग का स्टूडेंट पोर्टल बनेगा। और जो बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम का पोर्टल बनेगा उस पे जो आप लोग ईमेल आईडी डाला उस पर रोज चेक करना है। मतलब फर्स्ट राउंड का रिजल्ट निकल गया, आप लोग का उसमें नहीं आया तो जब मतलब फर्स्ट राउंड से लेके 10 दिन के अंदर लोग 8 के 8 राउंड लोग पब्लिश करते थे, तो उस 10 दिन के अंदर आप लोग को रोज चेक करना है। क्यों? क्योंकि कोई भी सीट ऑफर होती है तो सिर्फ वो वैलिड 24 घंटे के लिए रहती है। 24 घंटे में सिर्फ 12 घंटे मानी। क्यों? क्योंकि 12 बजे रात में 12 बजे लोग ऑफर कर देंगे और मान लीजिए सुबह आप लोग 8 बजे 9 बजे कहीं मान लीजिए बाहर है, बिजी है, कोई भी कारण से बिजी है, आप लोग को शाम में पता चला, शाम में क्या करना है, तुरंत सीट लॉक करना है मान लीजिए। और शाम के टाइम में जिस दिन रिजल्ट निकलता है उस दिन वेबसाइट पे इतना लोड हो जाता है कि पेमेंट होता ही नहीं है। तो इसीलिए रोज अपनी मतलब साइट को चेक करना है, स्टूडेंट पोर्टल को बीएचयू वाले रजिस्ट्रेशन के बाद जो होगा एंट्रेंस पोर्टल उसको रोज चेक करना है। उसी में जैसे आप लोग एंट्रेंस पोर्टल पे आएंगे तो देखिए जैसे न्यू एनरोलमेंट लिखा है ना, तो वैसे ही वहां पे होगा कोर्स ऑफर, जस्ट मतलब 4 ऊपर होगा, उसमें आप लोग का एप्लीकेशन होगा, फिर अलॉटमेंट होगा, सब कुछ रहेगा। तो उसके नीचे जो जिन लोगों का सीट ऑफर है तो उसके जस्ट नीचे आता है, तो उसी पे आएगा कि हमारा सीट ऑफर, तो उसमें उसको आप लोग क्लिक करेंगे तो उसमें लिखा रहेगा कि कौन सी सीट आप लोग को मिला है और उस सीट पे कौन सा कोर्स मिला है और वो कौन से कॉलेज में मिला है। तो ये आप लोग का पूरा प्रोसेस है। उसके बाद बीएचयू 2 से 3 तरीके से वो लेता है, पैसा लेता है। जैसे हमारा जो बीएचयू है इसमें आप लोग जब सीट ऑफर की जाएगी आपको तो 25 कमिटमेंट फीस देना पड़ता है, और वो कमिटमेंट फीस होती है 2500 कमिटमेंट फीस होती है जनरल के लिए, और एससी एसटी ओबीसी के लिए 500 होता है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी शायद 500 होता है, ये मुझे कंफर्म नहीं कि ईडब्ल्यूएस के 500 होता है कि कितना होता है, उन लोगों के लिए भी शायद 500 ही होता है। 2500 होती कमिटमेंट फीस, तो 2500 कमिटमेंट फीस आप लोग को पे करना है। पे करेंगे तभी आप लोग का सीट लॉक होगा। और कैसे लॉक होगा, आप लोग जैसे पेमेंट कर देंगे तो तुरंत वहां पे ईमेल पे आप लोग के कोड जाएगा, जो ईमेल आप लोग डाले हैं, और वो कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ईमेल 10 जगह यूज किया गया है, 10 जगह आप लोग उसको यूज किया तो वो आने में बहुत टाइम लगा देगा। इसीलिए एक ईमेल बनाइए, ये गलती कभी मत करिएगा, एक मेन ईमेल बनाइए जिसके पे वो कोड जाए, वो कोड जाएगा, वो कोड आप लोग डालेंगे तभी आप लोग का वो सीट लॉक हो पाएगा। जब आप, और वो कितने घंटे के अंदर करना है, 24 घंटे के अंदर ही आप लोग को सीट लॉक करना जरूरी है। 24 घंटे के अंदर सीट लॉक करना बहुत जरूरी है, तो फिर वो तुरंत सीट किसी और को ऑफर हो जाएगी। और जब कमिटमेंट फीस आप लोग पे कर देंगे उसके बाद आएगा आप लोग का कोर्स फीस, वो भी 1-2 दिन के अंदर ही आ जाता है। कोर्स फीस मान लीजिए मेरा तो 1000 लगा था कोर्स फीस, मैंने फिर कोर्स फीस सबमिट की। अच्छा मुझे लगा था ना कि जो कोर्स फीस है बस ये लास्ट फीस है, इससे आगे कुछ मतलब ये लोग फीस नहीं मांगेंगे, तो मैं पोर्टल अपना खोलना ही बंद कर दिया था। और मुझे तुरंत मतलब उस कोर्स फीस के बाद एक आता है फाइनल फी एडजस्टमेंट फीस उसको बोलते हैं। तो एडजस्टमेंट फीस में ये होता है कि अगर आपके कोर्स का मान लीजिए फीस 5000 है, जिसमें आप लोग आपने बस 4000 पेमेंट किया, तो 1000 बाकी है, तो 1000 को ये बोलते हैं कोर्स एडजस्टमेंट फीस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्स एडजस्टमेंट फीस तुम बीएचयू ऑफर करता है, और इसका टाइम सिर्फ 12 घंटे का रहता है। 12 घंटे के अंदर आप अगर उस फी को पेमेंट करेंगे तभी आप लोग का एडमिशन लेटर आएगा। और एडमिशन लेटर को एडमिट कार्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एडमिट कार्ड बोलते हैं और अलॉटमेंट लेटर बोलते हैं, उसी को बोलते हैं। ठीक, कि आप लोग का कौन से कोर्स में अलॉटमेंट है, और अलॉटमेंट लेटर अलग होता है, सॉरी, जब अलॉटमेंट लेटर आएगा वो आप लोग को कमिटमेंट फीस दे देंगे तब आएगा अलॉटमेंट लेटर। और एक आता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आप लोग के काउंसलिंग में सबसे ऊपर यूज होता है, वही आप लोग का एक तरीके से प्रूफ है कि आप लोगों को एडमिशन मिले, इसमें मतलब काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, वो एक तरीके से पेपर वेरिफिकेशन के लिए होता है। तो फाइनल फी पेमेंट चेक करना बहुत जरूरी है, जितना भी उसको पेमेंट करना है 24 घंटे के अंदर, सॉरी 12 घंटे के अंदर उसको पे करना, और उसके बाद एडमिशन लेटर डाउनलोड करना है। एडमिशन लेटर डाउनलोड जरूर करना है, डाउनलोड के बाद जब भी आप लोग, और उसी एडमिशन लेटर में ये भी दिया रहेगा कि कौन सी फैकल्टी में आप लोग को बुलाया गया है काउंसलिंग के लिए, पेपर वेरिफिकेशन के लिए कब बुलाया गया है, और उसमें बहुत टाइम भी लग जाता है। ठीक, तो
मेरा तो आर्ट्स फैकल्टी था, तो मुझे आर्ट्स फैकल्टी में सुबह 8 बजे बुला लिया गया था, और ये गलती मैंने की थी, मैं फाइनल फी पेमेंट जमा ही नहीं कर पाया था। तो फिर मैं गया था बीएचयू में सेंट्रल ऑफिस में गया, वहां पे मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, एप्लीकेशन सबमिट किया, तब जाके वहां पे हुआ। और इसके ऊपर मैं भी एक अलग वीडियो लाऊंगा वो हमारे रजिस्ट्रेशन के टाइम, क्योंकि इतना छोटा प्रोसेस नहीं था, तुरंत नहीं करते, क्योंकि वो तो साफ मुझे बोल दिया था कि आप अब एडमिशन प्रोसेस से ही बाहर हो गए, आप जाइए यहाँ से। ऐसा मेरे साथ उसने बोल दिया था। तो इसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और ये हमारा आफ्टर एडमिशन है। आफ्टर एडमिशन ये आपका स्टूडेंट पोर्टल बन गया। इसमें आप लोग ये पूरा बीएचयू का डैशबोर्ड है, सर्च करेंगे बीएचयू स्टूडेंट लॉगिन तो आ जाएगा, ठीक। उसके बाद आप लोग को स्टूडेंट पोर्टल पे जाके तुरंत लॉगिन करना है, पासवर्ड बनाना है अपना, तो आपका ऐसा आ जाएगा। इसमें आप लोग न्यू एनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे ना, तो न्यू एनरोलमेंट पे जैसे मान लीजिए आप लोग ने ऐसे क्लिक किया, अभी खुल जाने दीजिए इसको। ये न्यू एनरोलमेंट पे हम लोगों ने क्लिक किया, तो ये देखिए इसमें पूरा आप लोग आते हैं, इंटरमीडिएट में कितना आया, आप लोग का एड्रेस क्या है, जितना भी सबको देखिए ये सब आ जाता है, सिग्नेचर सब आ जाता है, फोटो सब आती है, सब कुछ आता है इस पे। तो ये इसी पे आप लोग का एनरोलमेंट नंबर भी आता है। ये क्रिएट करना बहुत जरूरी, इसमें आके तुरंत आप लोग को अपनी डिटेल्स फिल करनी रहती है, और 24 घंटे के अंदर ही फिल करनी रहती है, तो ये बहुत जरूरी है। उसके बाद में जब सब कुछ फिल हो जाएगा, तब ये साइड में आप लोग को दिख रहा है ना, ये एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक। एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करके इसको सबमिट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर, और इसमें कोई पैसा नहीं लगता। और आज इसका यही तो बीएचयू का फायदा है, फैसिलिटीज इतनी ज्यादा है कि आप लोग गिनते हैरान हो जाएंगे। और किसी यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग को एग्जाम फॉर्म सबमिट करना है तो उसमें पैसा भी लगता है, इसमें कोई पैसा नहीं। इसमें आप लोग आएंगे, जैसे इसमें मैंने ऑनर्स वाले पे क्लिक किया, तो देखिए मेरा जो हिस्ट्री, मेरा जो कोर्स है वो आ गया। देखिए मैं थोड़ा सा और साइड जाऊँ, देखिए ये कोर्स आ गया, मैंने ऐसे क्लिक किया, मैं देखिए मेरे सारे सब्जेक्ट भी आ गए, हिंदी इंग्लिश सबके सब आ गए। हाँ, उसके बाद मैंने टाइप सब किया, टाइप क्या रेगुलर वाला है कि बैक है, मतलब बैक तो मैंने लगा नहीं, रेगुलर में पढ़ने में तेज हूँ, तो रेगुलर मैंने क्लिक किया। अब इसमें क्लिक करना सेमेस्टर, तो सेमेस्टर क्लिक, अभी मेरे सेमेस्टर 2 चल रहा है, सेमेस्टर 2 का एग्जामिनेशन मतलब एग्जाम्स मेरे चालू हुए, मैं सेमेस्टर 2 ऐसे चूज करूंगा। तो देखिए ये मेरा पूरा का पूरा ये मेरा आ गया। ये मैं पहले एग्जामिनेशन फॉर्म मैंने सबमिट कर चुका था। देखिए पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कथा साहित्य, हिंदी साहित्य, एसे, ड्रामा सब है। और ये देखिए यहाँ पे देखिए रीसेट का ऑप्शन आ रहा है ना, तो ये जो रीसेट का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप लोग नया एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करें तो आप पे रीसेट का ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सेव का ऑप्शन। तो इसको सेव करना बहुत जरूरी, नहीं तो आप लोग के पोर्टल पे नंबर ही नहीं कोई चढ़ाएगा, नंबर चढ़ेगा नहीं, आप लोग को तुरंत सेमेस्टर बैक लग जाएगा। ये एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करना बहुत जरूरी है। और ये इसकी डेट बहुत कम रहती है, मेरे ख्याल से 1 से 2 दिन रहती है इसकी डेट। आर्ट्स वालों को ज्यादा मिलती है, साइंस वालों को थोड़ी कम मिलती है। हो सकता है अब बढ़ा दें, क्योंकि मेरे टाइम में हमको याद है कि 3 से 4 दिन की डेट था, और मुझे एक मेरी दीदी मतलब जो सीनियर उन्होंने बताया था कि एग्जामिनेशन फॉर्म है सबमिट कर दो। मुझे पता भी नहीं था कि एग्जामिनेशन फॉर्म होता है। फिर मैंने यहाँ से सबमिट किया। उसके बाद क्या करना आप लोग को, ये प्रिंट वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, प्रिंट वाले ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे जैसे ही, तो पीडीएफ डाउनलोड वाला आ जाएगा कि इसको आप लोग पीडीएफ में डाउनलोड करना, डाउनलोड करके इसको आप लोग के फैकल्टी के ऑफिस में सबमिट करना था। अब हम लोग बैक चलते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म हो गया, पहले तो आप लोग एनरोलमेंट बनाना है, अपना डिटेल्स फिल करनी, फिर एग्जामिनेशन फॉर्म, ये हमारा एग्जामिनेशन फॉर्म है, इसको सबमिट करना। उसके बाद आप लोग का ये यहाँ पे इसमें आता है हमारा एनरोलमेंट स्लिप आती है। देखिए जब हम लोग को एनरोलमेंट नंबर मिल जाता है तब हमारी एनरोलमेंट स्लिप आती है। ये हमारा ग्रेड कार्ड, यहीं से हम लोग का जो रिजल्ट है वो मिलता है। एनरोलमेंट स्लिप एक बार हम लोग खोल लेते हैं। देखिए ये मेरी पूरी एनरोलमेंट स्लिप है ये, और इसको भी मैं प्रिंट कर सकता हूँ, इसको भी मैं डाउनलोड, इन सबको प्रिंट करके डाउनलोड करना बहुत जरूरी है। यहाँ से हमारा अटेंडेंस दिख जाता है। देखिए अटेंडेंस है, अब अटेंडेंस का अभी हम लोग में कोई रिकॉर्ड्स नहीं बना, इसलिए अभी सबका पूरा 0 दिखा रहा है। प्रीवियस सेमेस्टर में क्लिक करूंगा तो देखिए 0 दिखा रहा है। तो अटेंडेंस का अभी हम लोग क्या कोई रिकॉर्ड बना ही नहीं है। उसके बाद जो सबसे मेन है, मेन का अभी तो 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पेपर वाले उस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो देखिए ये पूरा आ गया। ऑड सेमेस्टर में बीकॉम बीए जितना भी है, सेमेस्टर 1 का आ गया इस पे, ठीक। ऑड सेमेस्टर भी देखिए, सेमेस्टर 3 का आ गया, फिर सेमेस्टर 5 का आ गया। ऐसे करके आप लोग को सारे सेमेस्टर्स के एग्जामिनेशन मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोग सारे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट एकदम मेन इंपॉर्टेंट है, ये हमारा सेमेस्टर फी पेमेंट। अब इस पे मैं आप लोग को रफली एक आइडिया देना चाहता हूँ कि सबकी फी कितनी होती है बीएचयू के मेन कैंपस, क्योंकि मैं तो मेन कैंपस का छात्र हूँ, तो मेरी फीस कितनी है आप लोग देख लेते हैं। उसमें मैं रिवील करने जा रहा हूँ। ये देखिए मैंने चूज किया अपना ऑनर्स सेमेस्टर मैंने चूज किया। देखिए इसमें सारे सेमेस्टर, लेकिन अभी सेमेस्टर 2 चल रहा है तो सेमेस्टर 2 पे मैंने क्लिक किया। मैंने तो वैसे अपना ये फी पेमेंट कर दिया पूरा। तो देखिए ये मेरे को एकेडमिक असेसमेंट फॉर स्पेशल फंड, ये हमारा 80 रुपए लगता है। कैंपस सर्विस को कितनी हमारी 150 रुपए। ट्यूशन फीस हमारी 75 रुपए, और एकेडमिक असेसमेंट फॉर रेवेन्यू अकाउंट का वो कितना हमारा 20 रुपए। हमारा टोटल होता है हमारा 325 रुपए। देखिए यहाँ पे रुकिए मैं और साइड हो जाए एकदम क्लियर आपको। देखिए
ये हमारा लिखा है ना पेमेंट प्रीव्यू एंड प्रिंट, मैंने पेमेंट कर चुकी है। और अगर मैं पेमेंट नहीं करता तो यहाँ पे आता है पेमेंट, और इसमें सब ऑप्शन आ जाता है, नेट बैंकिंग ऑप्शन आता है, यूपीआई आता है, कार्ड आता है, सब कुछ आता है, सारे ऑप्शन, हर ऑप्शन से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो पहले तो सेंट्रल ऑफिस जाके पेमेंट करना पड़ता था, तो अब कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से पेमेंट करिए, यहाँ से आप लोग जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसको प्रिंट करवा लीजिए, तुरंत जाके फैकल्टी में सबमिट कर दीजिए। और अगर ये आप लोग टाइम से जमा नहीं करेंगे तो आप लोग को यही कि परेशान होना पड़ जाएगा, सेंट्रल ऑफिस जाके जमा करना पड़ेगा, वो सब पहली बार में सुनते नहीं है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी। अब ये जो भी स्टूडेंट अगर इस वीडियो मतलब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इस बीएचयू प्रोसेस वाले को देख रहा होगा, एडमिशन प्रोसेस को देख रहा होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद और आफ्टर एडमिशन क्या क्या करना है, तो वो इसको बिल्कुल भी मतलब वो लोग बहुत लकी है। और जो लोग छोड़ के चले जा रहे हैं उन लोग तो मैं क्या ही बोलूं। अब आप बाद में आओगे, आप लोग खुद परेशान हो जाओगे कि अरे यार मेरा तो ये नहीं हो पाया, मेरा तो वो नहीं हो पाया। तो ये देखना आप लोग को बहुत जरूरी कि कैसे क्या क्या करना है। और मैं फिर से इस पे एक वीडियो बनाऊंगा, मैं डिटेल इसमें बताऊंगा अच्छे से क्या क्या करना है, ठीक। और एडमिशन से कोई भी दिक्कत आएगा तो मैं एडमिशन वाले टाइम पे मैं खुद लाइव जा जाके मैं बताता रहूंगा, और जब रिजल्ट निकले तब मैं पूरा बताता रहूँ कब क्या क्या कौन से कोर्स का कितना कट ऑफ है, क्या है कैसा, सब मैं पूरा एग्जैक्टली मैं आप लोग को आके लाइव आके मैं बताता रहूंगा। और ऐसे प्यार देने के लिए धन्यवाद। और एक और चीज स्कॉलरशिप में फर्स्ट ईयर में, जैसे फर्स्ट ईयर है ना, तो यूपी, अगर आप लोग यूपी के हैं तो यूपी स्कॉलरशिप में रजिस्ट्रेशन करना ही, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन फर्स्ट ईयर में ही होता है, नहीं तो आप लोग को फिर 4 साल का तो हो गया ना, तो 4 साल को 1 रुपया नहीं मिलेगा, 1 रुपये भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो पहली ईयर में रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी, रजिस्ट्रेशन करना है। फिर दूसरा जो नेशनल स्कॉलरशिप है, नेशनल स्कॉलरशिप का भी रजिस्ट्रेशन फर्स्ट ईयर में करना जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो फिर आप लोग सेकंड में भी नेशनल स्कॉलरशिप नहीं ले सकते। और नेशनल स्कॉलरशिप में थोड़ा अमाउंट ज्यादा मिलता है। इस बार तो नहीं निकला, मतलब इस बार मैंने दोनों भरा था, लेकिन जो नेशनल स्कॉलरशिप है उसमें हम लोग नॉर्मल इंसान के लिए, मतलब नॉर्मल स्टूडेंट के लिए कोई नहीं आया था, सिर्फ एससी वालों के लिए आया था, एसटी वालों के लिए आया था, और जो दिव्यांग होते हैं उन लोग के लिए आया था। तो हम लोग के लिए कोई स्कीम नहीं थी, तो हम लोग को भी इसमें स्कॉलरशिप मिल जाता। तो इन दोनों पर रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। और ये पूरा मैंने एडमिशन प्रोसेस बता दिया कैसे क्या क्या करना है। और कोई भी क्वेरी आप लोग तुरंत कमेंट करिए। और जो पीडीएफ वाला जो दिक्कत था, पीडीएफ वाली दिक्कत मैं टेलीग्राम चैनल बना दिया, क्योंकि वो अभी बहुत टाइम लगेगा उसको वेबसाइट को मेरे सही करने में, तो इसलिए मैं टेलीग्राम चैनल बना दिया हूँ। इसी के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।